हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए देखते ये चैप्टर में हमें क्या सीखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टूडेंट, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को लेके। ठीक है, फिर बाद में इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम रीजन्स फॉर डिसोल्यूशन क्यों होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जब फॉर्म डिसॉल्व होता है तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखेंगे। एंड लास्टली अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, dissolution means to wind up or to close down. When business relation amongst the partner in the partnership firm come to an end, it is known as dissolution of partnership. When one or more partners take decision to close the partnership firm, it is known as dissolution of partnership firm. When all the partners decided to discontinue from the partnership firm, it resulted into dissolution of partnership. The relationship between partners is referred to as partnership, while all the partners collectively are called firm. Dissolution of a firm is different from dissolution of a partnership. In short, dissolution of partnership may not include dissolution of the firm, but dissolution of the firm means dissolution of the partnership. ओके स्टूडेंट, चलिए समझा तो नहीं होगा बट अभी समझ लेते थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसा लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और क्लोज डाउन। तो डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वाइंड अप कर देना या फिर क्लोज डाउन कर देना बिजनेस। ठीक है, ओके। व्हेन बिजनेस रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, जब स्टूडेंट पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो एंड हो जाती है, इट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट, तो तीन पार्टनर है, समझो तीन पार्टनर्स के बीच में बिजनेस कंडक्ट हो रहा है। फिर एक पार्टनर डिसाइड करता है कि भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो वो केस में जो पार्टनरशिप थी स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, वो क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगी वो। ठीक है, जब तीन में से कोई एक आधा छोड़ के चला जाएगा या किसी एक की डेथ होगी तीन में से, तो वो केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वन और मोर पार्टनर या पार्टनर्स टेक डिसीजन टू क्लोज डाउन द पार्टनरशिप फर्म, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनर एक या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर्स से दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें फर्म ही बंद करनी है, तो उस केस में हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब बिजनेस बंद हो रहा है स्टूडेंट, तो उसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एग्जिस्टिंग तीन पार्टनर में से कोई एक आधा पार्टनर छोड़ के जा रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो वो केस में हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When all partners decided to discontinue from the partnership firm, it result into dissolution of partnership. स्टूडेंट, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप कहाँ कहाँ से रहेगी। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज रिफर टू हैज पार्टनरशिप। स्टूडेंट, जो फर्म में जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, वाइल ऑल द पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, और सब पार्टनर्स को मिला के हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फर्म कहते हैं। ठीक है, ओके, तो पूरे बिजनेस को हम फर्म कहेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। दोनों भी अलग अलग है स्टूडेंट। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग बात है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी क्या है, अलग बात है। इन शॉर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, ठीक है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप भी क्या हो गई स्टूडेंट,
एंड हो गई, तो पार्टनर्स का जो अस्तित्व है वो स्टूडेंट फर्म के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। पार्टनरशिप का जो अस्तित्व कब है, जब फर्म रहेगा तब पार्टनरशिप रहेगी ना। अब पार्टनर्स में से कोई एक आधा पार्टनर्स चला भी गया या किसी की डेथ भी हो जाती है, तो बिजनेस तो वहीं का वहीं रहता है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन होने पर फर्म डिसॉल्व नहीं होता, बट फर्म डिसॉल्व होने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया पार्टनरशिप का, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। अभी हम देखते हैं मीनिंग। ओके, इन लीगल टर्म डिसॉल्यूशन हैज मल्टीपल मीनिंग्स। ओके, a word dissolution come from a Latin word dissolution, means a dissolving of something, ठीक है। Dissolution is the last stage of closure of business। स्टूडेंट, ये जो वर्ड डिसोल्यूशन आया, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिसॉल्विंग समथिंग, मतलब कोई चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है ना। तो बिजनेस का ये लास्ट स्टेज होता है स्टूडेंट। कोई भी बिजनेस खत्म होता है मतलब उसका वो एंड होता है। बिजनेस का नहीं, किसी भी चीज़ का डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? एंड अप होना, ठीक है, खत्म होना पूरी तरीके से। ओके, तो चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया अपना, मीनिंग हो गया। अब मूव करते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते चलिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 provides that dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of a firm. It implies the complete breakdown of the relation of partnership between all the partners. Okay स्टूडेंट, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 39 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर सभी पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब अगर सभी पार्टनर्स जो है वो ब्रेक कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, जिसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट कंप्लीटली पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो स्टूडेंट सारे पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप का, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? एंड अप हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 39 स्टूडेंट, ये सेक्शन याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। तो ऐसा एक्ट जिससे हम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम एंड करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन। ओके, चलिए थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंडिकेट्स द डिसकंटिन्यूएशन फंक्शनर्स ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होना मतलब जो फर्म है वो अपना बिजनेस या जो अपना फंक्शन है वो क्या करने वाली है? डिसकंटिन्यू करने वाली है स्टूडेंट। तो ये तीन डेफिनेशन हमें दिए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व क्यों होता है, ठीक है ना, उसके रीजंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन है स्टूडेंट, बाय वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं, डिस्प्यूट हो गया रहेगा, झगड़ा हो गया तो खुद डिसाइड करते चलो जो बिजनेस है पार्टनरशिप का वो एंड अप कर देते हैं वॉलेंटरी, उनकी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। सेकेंड, व्हेन द पीरियड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड। या फिर स्टूडेंट, जब पार्टनरशिप चालू किया था तब हमने डिसाइड किया था कि 2 साल या 3 साल तक हम लोग ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, फिर एंड अप कर देंगे। तो वो केस में जैसे टर्म खत्म होता है स्टूडेंट, पीरियड खत्म होता है, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। ये सेकंड केस है। तो पहला केस वॉलेंटरी था, सेकंड केस पीरियड को लेके था, थर्ड केस पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड। तो हो सकता है स्टूडेंट हमने पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म किया हो, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। ओके, ये तीसरा केस था स्पेसिफिक फंक्शन या फिर वेंचर, ठीक है। ओके, फोर्थ केस इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन रिजल्ट इनटू डिसॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या फिर एक को छोड़ के सब पार्टनर, बाकी के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो वो केस में ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, पांचवा रीजन, इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस
एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन, कोई अगर इलीगल एक्टिविटी या फिर अनलॉफुल बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसके चलते बाद में जाके हमें अपना बिजनेस क्या करना पड़ सकता है, डिसॉल्व करना पड़ सकता है। तो इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस अलाउड नहीं है, तो उसे हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। अगर कोई पार्टनर इच्छा जताता है विल पे, मतलब हम कंटिन्यू करेंगे, जब तक है तब तक कंटिन्यू करेगा, और बाद में किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार नहीं अभी हम मुझे हमें पार्टनरशिप बंद कर देना चाहिए, तो कोई भी पार्टनर 14 डेज का ऐसा नोटिस दे सकता है पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का। ठीक है, आगे लास्ट, ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड्स, फॉर एग्जाम्पल गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर्स बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एक्सेट्रा। लास्ट रीजन स्टूडेंट, अगर हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट को अगर लगता है कि पार्टनरशिप फर्म प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो वो केस में क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के। तो ये स्टूडेंट 7 रीजन थे जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। तो पहला रीजन वॉलेंटरी एक्ट अपनी इच्छा अनुसार, सेकंड पीरियड खत्म होने पे, थर्ड वेंचर स्पेसिफिक वेंचर कंप्लीट होने पे, फोर्थ जब सब पार्टनर कंगाल हो जाएंगे या एक को छोड़ के बाकी सब कंगाल हो जाएंगे तब, फिफ्थ इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस, सिक्स कोई भी पार्टनर 14 डेज का नोटिस दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, सेवेंथ ऑनरेबल कोर्ट बोल सकता है अगर फर्म मिसकंडक्ट करता हुआ पाया है, गिल्ट पाया किसी मिसकंडक्ट करते हुए। ठीक है ना, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में फ़र्क क्या स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारा ये जो डिफ्रेंशिएशन था वो इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गया, तो फिर भी हमें ये दिया हुआ है तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं दोनों में, दोनों का मीनिंग क्या है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने देखा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने सॉरी पार्टनरशिप डिसॉल्व होने पे फर्म डिसॉल्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो अगर फर्म डिसॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, तो पार्टनरशिप खत्म होने पे पार्टनरशिप फर्म हो भी सकता है डिसॉल्व, नहीं भी हो सकता है, बट अगर फर्म डिसॉल्व हुआ तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेचर, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी। ठीक है ना, पार्टनरशिप अगर किसी पार्टनर को एग्जिट करना है तो अपनी इच्छा अनुसार एग्जिट कर सकता है, किसी को आना है तो अपनी इच्छा अनुसार आ सकता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज फर्म्स वॉलेंटरी और कंपल्सरीली। ठीक है, तो जो डिसॉल्व फर्म डिसॉल्व करना है स्टूडेंट, तो पार्टनर्स अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं या फिर कोर्ट का ऑर्डर आया रहेगा तो कंपल्सरीली डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्म का डिसोल्यूशन का नेचर। तो पार्टनरशिप वॉलेंटरी है, फर्म वॉलेंटरी भी हो कंपल्सरी भी हो सकता है, डिपेंड। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ओके, तो बिजनेस कंटिन्यू हाउएवर पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूएड। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू होता है बट जो पार्टनरशिप होती है वो चेंज हो जाती है, या तो कोई नया पार्टनर होगा, कोई रिटायर्ड हो गया रहेगा, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई रहेगी, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी बट बिजनेस अपना कंटिन्यू रहेगा। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होने पे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ओके, बिजनेस डिसकंटिन्यू कम्प्लीटली, और फर्म डिसॉल्व होने पे बिजनेस अपना कम्प्लीटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ओके, रिक्वायरमेंट, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट, इट रिक्वायर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो स्टूडेंट हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ता है, जब भी कोई पार्टनर आता है, जब भी कोई पार्टनर जाता है, या जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वह केस में हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ता है। ओके, रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर क्लोजर ऑफ द फर्म। और जब हम फॉर्म बंद करते हैं स्टूडेंट तो हमें साहब एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है, मतलब बेच देना पड़ता है। ओके, रियलाइजेशन मतलब टू सोल्ड आउट एसेट्स एंड मेक पेमेंट्स टू लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक्स को क्लोज करना स्टूडेंट। ठीक है ना, इट डज नॉट रिक्वायर्ड फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि स्टूडेंट बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है आगे, तो हमें अकाउंट्स को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इट नेसेसिटेड फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट,
और जब फर्म ही बंद हो रहा है स्टूडेंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके मतलब नहीं, इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। कोर्ट ऑर्डर, a court order cannot dissolve a firm, sorry, a court order cannot dissolve a partnership। तो कोई भी कोर्ट ऑर्डर पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं कर सकता। पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के लिए पार्टनर्स अपने वॉलंटरी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और वही दूसरी तरफ कोर्ट कैन डिसॉल्व अ फर्म, अगर फर्म कोर्ट को लगता है कि फर्म को एक्टिविटी ठीक से नहीं कर रही है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फर्म को डिसॉल्व होने के लिए। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट। चलिए, व्हेन फर्म इज डिसॉल्व, all assets are realized and the proceeds from it are to be paid for the liabilities of the partnership firm. According to Indian Partnership Act 1932 Section 48, the liabilities are paid as per the order given below. Student, तो सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है कुछ इस तरीके से होगा। हम जितने भी बिजनेस के एसेट्स होंगे, फर्म के जो एसेट्स होंगे, वो सब बेच देंगे और बेचने के बाद में जितने भी पैसे मिलेंगे उससे हम फर्म की लाइबिलिटी पे करेंगे, ठीक है ना। और लाइबिलिटी पे करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो सेक्शन नंबर 48 में दिया हुआ है। तो चलिए वो ऑर्डर क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस टू बी पेड फर्स्ट। तो जो बंदा फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आ रहेगा, तो सबसे पहले हमें उसका एक्सपेंस हमें पे करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह फर्म क्लोज डाउन कर दे, तो वो केस में चार्टेड अकाउंटेंट को हमें पहला पेमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट, आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। आउटसाइड पार्टीज मतलब थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी टू बी पेड। एग्जाम्पल दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, आउटसाइड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी के पार्टनर्स को छोड़ के, पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़ के जो भी लाइबिलिटीज होती है वो सब क्या होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी और पार्टनर्स का लोन, ये छोड़ के जो भी लाइबिलिटीज होती है उसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी कहते हैं। तो रिलेशन एक्सपेंस के बाद में हमें आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी होती है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, आफ्टर पेइंग all outside liabilities, if there is any surplus cash available to be paid for loan given by the partners to the firm. If all the partners' loan are not fully repaid due to insufficient fund, they are entitled to share proportionately. ठीक है स्टूडेंट, अगर आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के बाद में अगर कुछ पैसे बचते नहीं है, अगर कुछ पैसे बचते नहीं है, तो जो पार्टनर्स ने लोन दिया रहेगा तो वो प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे, आपस में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर सफिशिएंट पैसे नहीं है लोन रिपे करने के लिए पार्टनर्स के, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली शेयर कर देंगे, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेटली पे कर देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा वो हम उनके लोन के अमाउंट के हिसाब से पे कर देंगे। चलिए लास्ट, इफ स्टिल सरप्लस कैश रिमेन देन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर स्टूडेंट सब पे करने के बाद में भी अगर कुछ कैश बच जाता है, तो वो सरप्लस कैश बिलोंग करेगा पार्टनर्स को, ठीक है ना। और हम इसे बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। ओके, तो आपने देखा हम किस हिसाब से किस तरीके से लाइबिलिटी पे करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये अपना लास्ट पार्ट है, काफ़ी लंबा पार्ट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The dissolution of partnership firm is to be studied under the following two heads। तो दो हेड्स है जिसके अंडर हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के सम्स है, उसमें हमें कवर करना है। तो पहला सिंपल डिसोल्यूशन, ओके। सेकंड डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो ये दो अलग अलग केस हो गए जहाँ पे हमें सॉल्व करना है। मैक्सिमम हमें ये सम्स आते हैं, कभी कभार ये सम्स भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट दोनों भी सॉल्व करना है, बट मैक्सिमम मैं आपको ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन देखते हैं, इसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल डिसोल्यूशन, when all partners of a partnership firm are solvent and they decided to dissolve their firm due to any reason, it is called a simple dissolution of partnership firm. Under simple dissolution of a partnership firm, following accounts are opened in the books of firm।
तो स्टूडेंट जब हम सिंपल डिसोल्यूशन की मेथड से फर्म को डिसॉल्व कर, ये कब करते हैं, जब सब पार्टनर्स क्या स्टूडेंट सॉल्वेंट है, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वो केस में हम सिंपल डिसोल्यूशन मेथड अडॉप्ट करते हैं। और कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं फर्म को क्लोज करने के लिए। तो सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो होगा अपना रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा होगा स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थर्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब बनाएंगे, इफ कैपिटल मेथड इज फिक्स्ड। अगर बैलेंस शीट में हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों भी दिया हुआ है तो हमें दोनों भी बनाना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट में खाली कैपिटल अकाउंट दिया है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है। मतलब करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है बनाना, इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर जरूरत पड़ी तो, जरूरत मतलब अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है पार्टनर लोन अकाउंट तो आपको ये बनाना, नहीं तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। एंड लास्ट कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ओके। तो ये 5 अकाउंट आपको बनाने होंगे सम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, एक एक अकाउंट को समझते हैं, पांचों अकाउंट को समझते हैं। तो सबसे पहला है अपना रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। While preparing realization account, all sundry assets and all third parties liability are transferred. ठीक है। Realization is the process of converting asset into cash. Asset realized are credited and liabilities settled are debited to this account. The purpose of this account is to show the gain, that is profit or loss on realization, and is therefore a nominal account. The account is closed by transferring the gain, that is profit or loss on realization to partners capital या फिर current account in their profit sharing ratio. The debit balance of realization account is loss and credit balance is profit. Okay स्टूडेंट, तो चलिए अभी से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, वाइल प्रिपेयरिंग रिलेशन अकाउंट ऑल सन्ड्री एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। कौन सी स्टूडेंट, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आर ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर होता है, रिलेशन में ट्रांसफर होता है। कैसे होता है आप हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जितने भी एसेट्स सन्ड्री एसेट्स है और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी सभी को हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट इनटू कैश, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब भी क्या है स्टूडेंट, रिलेशन का मतलब है जितने भी एसेट्स है उसको बेच के हमें कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एसेट्स आर रियलाइज सॉरी एसेट रियलाइज आर क्रेडिटेड। जितने भी एसेट हम रियलाइज करेंगे कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड लाइबिलिटी सेटल्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है ना। और जितने भी हम लाइबिलिटी पे करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम आगे देखेंगे तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों डेबिट साइड में लिखना है, क्यों क्रेडिट साइड में लिखना है हमें, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू शो गेन, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो हम ये क्यों करते हैं स्टूडेंट, क्यों अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम डिसोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इज देयरफॉर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। रिलेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है अपना, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है, ठीक है ना। द अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग गेन, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट जब भी हम रिलेशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा प्रॉफिट इंडिकेट करेगा या लॉस इंडिकेट करेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर हमने करंट अकाउंट बनाया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ओके। अगर करंट अकाउंट नहीं बनाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, ओके। द डेबिट बैलेंस ऑफ रिलेशन अकाउंट इज लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट। अगर हमारा रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड हैवी आता है स्टूडेंट तो वो लॉस होगा, और अगर हमारा क्रेडिट साइड हैवी आता है तो वो प्रॉफिट होगा, ओके स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम ये रिलेशन अकाउंट को अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। ये अपना रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रिलेशन अकाउंट, डेबिट में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में अपना डेबिट, राइट हैंड साइड में अपना क्रेडिट, करेक्ट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस शीट ड्रॉ कर देता हूँ नीचे, ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे बैलेंस शीट के आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक बैलेंस शीट छोटा सा बना देता हूँ। स्टूडेंट, समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्राफ्ट, पूरा बैलेंस शीट नहीं, एक रफ आइडिया के लिए मैंने कुछ एसेट्स ले लिया और कुछ लायबिलिटी ले लिया, ताकि आपको पता चले कि बैलेंस शीट से चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती है रियलाइजेशन अकाउंट में स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये जितने भी एसेट्स है आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो सारे के सारे RDD को छोड़ के स्टूडेंट, RDD लेस हो रहा है, RDD अलग है, जितने भी एसेट्स हो रहे हैं सारे एसेट्स को मुझे लेके जाना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ लेके आना है स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और जितनी भी लाइबिलिटी है कैपिटल को छोड़ के और RFDC को छोड़ के, ठीक है ना। तो ये जो आउटसाइड लाइबिलिटी है स्टूडेंट, आउटसाइड लाइबिलिटी, ये आउटसाइड लाइबिलिटी को मुझे ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ओके, तो आप समझ रहे होगे, जितने भी एसेट्स है सभी एसेट्स को मुझे रियलाइजेशन के डेबिट में, और जितनी भी लाइबिलिटी है सारी लाइबिलिटीज को, आउटसाइड लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को मुझे रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो डेटर्स में से हम लोग कुछ चीज़ लेस कर रहे हैं। ओके, तो ये जो लेस है स्टूडेंट, मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो मतलब ये वाला पार्ट जो है RDD का यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट सेम साइड में जाएगा, जो भी चीज़ एसेट में से लेस होगी ना स्टूडेंट, वो चीज़ सेम साइड में जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। ये भी कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, सेम साइड में। और जो क्रेडिटर में लेस हो रहा है स्टूडेंट, ये भी सेम साइड में ही आएगा। तो आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, जो एसेट्स है वो रिलेशन के क्रॉस में जाएंगे सारे, ठीक है। बिल्डिंग आप देख सकते हो रिलेशन के डेबिट में चला गया क्रॉस में, और जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो भी क्रॉस में चली गई, ठीक है। और उसके अलावा एसेट साइड में कोई भी चीज़ लेस होगी स्टूडेंट, तो वो सेम साइड में जाएगी, एसेट के साइड में ही जाएगी। और लायबिलिटी में अगर कोई चीज़ लेस हो रही है तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट, सेम साइड ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स है सबको मैं रियलाइजेशन में क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एंट्री आएगी स्टूडेंट, बैलेंस शीट से चीज़ों को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया सन्ड्री एसेट्स, ये जितने भी एसेट्स है सभी को मैं रिकॉर्ड करूँगा। कैसे रिकॉर्ड करूँगा, एट द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब स्टूडेंट बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, कैश नहीं आएगा स्टूडेंट। कैश क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कैश का अलग से लेजर बनाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक, कैश और बैंक अगर होगा तो मैं अलग से लेजर अकाउंट बनाऊंगा। फिक्टिशियस एसेट्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस स्टूडेंट, फिक्टिशियस एसेट्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं स्टूडेंट, ये एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनर बेयर करेगी स्टूडेंट, ये एसेट्स को हम बेच नहीं सकते हैं। तो इस दोनों भी जो लॉसेस है स्टूडेंट कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेगी। तो ये दोनों भी एसेट्स को मैं पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, वो रिलेशन के डेबिट में नहीं आएंगे। इसके अलावा डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर स्टूडेंट एसेट साइड में कोई पार्टनर्स का अगर अकाउंट या बैलेंस दिखाई देता है, यहाँ पे हमें एसेट साइड में कोई पार्टनर्स का अकाउंट अगर दिखाई देता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, लोन टू पार्टनर, अगर स्टूडेंट हमने किसी पार्टनर को अगर लोन दिया हुआ है, अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के कौन कौन सी चीज़ें, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, इन सारी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, जो भी चीज़ जितने भी एसेट्स होंगे सभी के सभी कहाँ आएंगे, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोविजन फॉर एनी लाइबिलिटी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर एनी लाइबिलिटी अकाउंट, जैसे कि RFDC स्टूडेंट, ठीक है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मैंने कहा था ना, जो भी लाइबिलिटी में लेस होगा वो सेम साइड में ही जाएगा। ओके, स्ट्रेट ऊपर जाएगा, क्रॉस में नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऊपर जाएगा। तो रिजर्व फॉर एनी लाइबिलिटी भी यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक उसी तरीके से अभी रिलेशन के क्रेडिट में चलते हैं स्टूडेंट, जितनी भी लाइबिलिटी है आउटसाइड लाइबिलिटी सभी की सभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल जो हमने एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स कुछ प्रॉफिट या सेविंग्स होगा वो,
अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लोन फ्रॉम पार्टनर, ये भी हम अलग से अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट, जैसे उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पार्टनर से लोन लिया मतलब ये इंटरनल लायबिलिटी हुआ, थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं हुआ। तो इस सारी चीज़ों को कौन कौन सी, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लोन फ्रॉम पार्टनर, ये सारी चीज़ों को छोड़ के जितनी भी लायबिलिटी होगी सबकी सब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो ये समझ गया। अभी नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एनी एसेट, जैसे हमने यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करके रखा है स्टूडेंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, या फिर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बोलो, डिस्काउंट बोलो, ठीक है, ये सभी चीज़ें कहाँ पे आएगी, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से मैं बैलेंस शीट की सारी चीज़ों को क्या करूँगा, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरीके से हमारी कुछ हद तक बैलेंस शीट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एम्प्टी हो जाएगी। ओके, तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट से चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप अपना रहेगा वो होगा एसेट्स को बेच देना। स्टूडेंट एसेट्स को बेच देना, नॉर्मल तौर पे स्टूडेंट एंट्री क्या आएगी, कोई भी एसेट अगर हम बेचते हैं तो एंट्री क्या आती है स्टूडेंट, पैसे हमारे पास में आता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बरोबर, एसेट हमारे पास से चला जाता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि स्टूडेंट एसेट्स अभी सब हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए, सब हमने एसेट्स और लाइबिलिटी जो थी सब हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। तो अभी हम एसेट्स या फिर लाइबिलिटी की जगह पे हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अभी। तो स्टूडेंट हमारा जो एंट्री होगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट की जगह पे हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी मैं कोई एसेट बेचूंगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिलेशन के क्रेडिट में, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है ना टू रिलेशन, तो रिलेशन के क्रेडिट में जाऊंगा और लिखूंगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। और स्टूडेंट जो भी वैल्यू में मैं बेचा रहूंगा वो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स बेचूंगा मैं यहाँ पे वो नोट कर लूँगा। साथ ही साथ में कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट भी है स्टूडेंट जो बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ था, बाद में पता चला कि भाई ये एसेट हमें बिलोंग करता है, वो एसेट अगर हमने बेचा है तो उसका भी वैल्यू मैं यहाँ पे नोट करूँगा। ओके, और हो सकता है कि वो एसेट कोई किसी को हमने बेचा नहीं और पार्टनर को दिया स्टूडेंट, वो केस में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। क्या होगा स्टूडेंट हमारा एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, स्टूडेंट पार्टनर रिसीव करेगा एसेट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट आना चाहिए बट एसेट की जगह पे हम टर्म यूज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में जाके बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये जितने भी एसेट्स है स्टूडेंट उसके साथ में दो ट्रीटमेंट हो सकता है, आइदर हम उसे बेच देंगे और कैश मिलेगा, करेक्ट, या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा, या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा। ओके, तो ये पार्टनर यहाँ पे क्या लेके जाएगा स्टूडेंट, जो भी एसेट्स है वो लेके जाएगा, वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो एसेट के साथ में ट्रीटमेंट हमने देख लिया। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट लाइबिलिटीज़ के साथ में भी होगी, जो लाइबिलिटीज़ है वो आइदर हम लोग पे कर देंगे कैश में या फिर उसे कोई पार्टनर लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए पेमेंट, लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री देखते हैं। स्टूडेंट जब भी हम पे करते हैं तो कैश जाता है अपने पास से, तो टू कैश होगा। ठीक है, और लाइबिलिटी पे करते तो लाइबिलिटी डेबिट होना चाहिए, लाइबिलिटी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डेबिट। बट यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, लाइबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट कहेंगे स्टूडेंट, क्या कहेंगे, लाइबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई है। तो हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट वो इस तरीके से होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रिलेशन अकाउंट डेबिट, तो रिलेशन के डेबिट में आऊंगा, लिखूंगा टू कैश, क्या लिखूंगा स्टूडेंट, टू कैश। और ये पेमेंट मेरा होगा लाइबिलिटी के लिए, डिस्चार्ज ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटी, जो भी यहाँ पे लाइबिलिटी लिखी है वो सब मैं पे कर दूंगा। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए, ठीक है, और हमने देखा कि जो पेमेंट करते हैं सबसे पहला पेमेंट कौन सा था, रियलाइजेशन एक्सपेंस का, करेक्ट, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो ये तीन चीज़ों के लिए मैं पेमेंट करूंगा स्टूडेंट। याद रहे अगर क्वेश्चन में पेमेंट के लिए नहीं बोला हुआ है तो भी हमें लाइबिलिटी पे करनी है, वो केस में यहाँ पे जो पेमेंट का अमाउंट आएगा वो स्टूडेंट बुक वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एग्रीड वैल्यू अगर दिया है तो एग्रीड वैल्यू, नहीं दिया हुआ तो भी हमें पे करनी है
कैसे पे करेंगे, बुक वैल्यू से पे करेंगे। ओके, तो चलिए ये तो हो गया हमारा लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स हो गए, आइदर कैश मिलेगा या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। और जितनी भी लायबिलिटीज है उसे जब हम पे करेंगे, दो चीज़ होगा उसके साथ में भी, उसे हम आइदर पे करेंगे या कोई पार्टनर लेके जाएगा, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे या फिर पार्टनर्स का होगा तो यहाँ पे अभी आएगा पार्टनर्स का। ठीक है ना, ये तो हमने पे कर दिया, या फिर हो सकता है कोई पार्टनर लेके जाए लायबिलिटी को, तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा वो हिसाब से, एनी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो स्टूडेंट आपने देखा एसेट ट्रांसफर किया, लायबिलिटी ट्रांसफर किया। ठीक है, एसेट के साथ में दो चीज़ हो सकता है, इधर कैश मिलेगा या पार्टनर लेके जाएगा। ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी भी इधर हम पे करेंगे कैश में या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब होने के बाद में हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो चलिए अकाउंट को क्लोज करते, टोटल कर देते हैं, दोनों साइड का टोटल ले लेंगे। अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवी है स्टूडेंट, अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवी आता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवी आता है तो मेरा इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट। बरोबर, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट होगा मैं ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स में, किसमें ट्रांसफर कर दूंगा, पार्टनर्स में, उनके रेशियोज के हिसाब से। ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो प्रॉफिट होगा तो ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो दूसरी तरफ देखते स्टूडेंट, अगर हमारा प्रॉफिट ना हो, अगर हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, अगर हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ये केस में स्टूडेंट लॉस हो जाएगा, और मैं वो लॉस पार्टनर्स को बांट दूंगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, वो लॉस पार्टनर्स को बांट दूंगा। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इसी के साथ में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट कंप्लीट होता है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और बैलेंस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। लॉस होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल में, और अगर प्रॉफिट होता तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, capital balance of all the partners appearing in the balance sheet should be shown on the credit side or debit side to the respective partner's capital account. Okay, has balance brought down or to balance brought down. Also transfer reserves, accumulated profit or losses, realization profit or losses after making all the adjustment. The balance represents the amount due to partner or due from partner. The accounts are closed after the partner receive cash or pay cash. Okay स्टूडेंट, तो अभी आपको समझा तो नहीं होगा बट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो भी कैपिटल बैलेंस अपियर होगा बैलेंस शीट में, वो कहाँ अपियर हो सकता है, इधर लायबिलिटी साइड में हो सकता है या फिर एसेट साइड में। अगर बैलेंस लायबिलिटी साइड में अगर हो रहा है स्टूडेंट, तो मैं उसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रॉस में लायबिलिटी चीज़ें जो होती है वो क्रॉस होके आती है। बरोबर, जैसे हमने रिलेशन में देखा था, सभी चीज़ें क्रॉस में ट्रांसफर हो रही थी। ठीक इसी तरीके से अगर कैपिटल मिला लायबिलिटी में है तो बैलेंस यहाँ पर आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, ओके। तो चलिए नोट कर देते, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पे दो पार्टनर्स, पर्टिकुलर ए बी पार्टनर, पर्टिकुलर्स ए बी पार्टनर। ठीक है, दो पार्टनर्स के मैंने नाम लिख दिए। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट अगर मैं लायबिलिटी में लिखा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट अगर लायबिलिटी में रिजर्व्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्स, तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने रिजर्व ट्रांसफर किया, कुछ प्रॉफिट्स है तो वो प्रॉफिट्स को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, भी हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल मेरा डेबिट साइड में भी हो, एसेट साइड में भी हो। वो केस में मैं एसेट साइड से, ये अपना एसेट साइड अगर यहाँ पे होगा तो एसेट साइड से मैं उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके। ओके, भी हो सकता है एसेट्स में कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो स्टूडेंट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, फिक्टिशियस एसेट हो, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है स्टूडेंट। वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ओके, यहाँ तक हो गया ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से आई हुई है, कहाँ से आई स्टूडेंट, बैलेंस शीट से। अभी हमने देखा था कोई एसेट अगर
कोई पार्टनर अगर एसेट लेता है, बरोबर ना, एसेट्स और लायबिलिटी पार्टनर्स भी ले सकते हैं, तो उसका इफेक्ट देखना है। अगर स्टूडेंट कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसका कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसका कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, बरोबर। और जब कैपिटल बैलेंस कम होता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, बरोबर। तो अगर कोई पार्टनर ने एसेट लिया है तो उसको मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा। और अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी लिया स्टूडेंट तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। एसेट लिया तो डेबिट में, लायबिलिटी लिया तो क्रेडिट में। ओके, पार्टनर्स अगर कोई एसेट या लायबिलिटी लेते हैं तो, नहीं तो नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अभी स्टूडेंट जो प्रॉफिट और लॉस हमने देखा था किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, उसे भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, बराबर। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ये साइड में लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। रियलाइजेशन अगर अकाउंट बनाया रहेगा तो प्रॉफिट ये साइड में आता है, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ। ओके, और अगर लॉस हुआ रहेगा तो लॉस हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर इस तरफ। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था लॉस ये साइड में अपेयर होगा, लॉस होगा तो उसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये साइड में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, सभी इफेक्ट्स देने के बाद में हमें पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। ओके, टोटल टोटल अभी दो चीज़ें हो सकती है, आइदर ये क्रेडिट साइड हैवी होगा या फिर डेबिट साइड हैवी होगा। क्रेडिट साइड हैवी होगा या डेबिट साइड हैवी। अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर्स को, ठीक है, टू कैश अकाउंट करके, ठीक है। हमें पे करना, बिजनेस फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो यहाँ पे टू कैश लगेगा। अगर मेरा डेबिट साइड हैवी है स्टूडेंट, ठीक है, अगर मेरा डेबिट साइड हैवी आता है, टोटलिंग में ये साइड अगर हैवी आता है तो मुझे पैसे रिकवर करने पड़ेंगे पार्टनर्स में। मैं लिखूंगा बाय कैश, बैलेंस अमाउंट जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मेरा पूरा पार्टनर्स कैपिटल होगा, ये कैश बैलेंस का इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में स्टूडेंट। लास्ट में हमारा कैश अकाउंट टैली होना चाहिए बस। ओके, और अगर स्टूडेंट अगर कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट दिए हुए तो सारी जो इफेक्ट्स है ये सारे इफेक्ट्स जाएंगे अपने करंट अकाउंट में, ठीक है ना। ये सारे जितने इफेक्ट है सभी कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। और फिर ये जो कैश बैलेंस लिखा है वो कैश बैलेंस की जगह पे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा स्टूडेंट। कैपिटल से ही कैश में जाएगा, करंट से कैश में नहीं आएगा। करंट अगर हमने बनाया तो करंट से कैपिटल, कैपिटल से फिर कैश। डायरेक्ट कैपिटल है तो कैपिटल से सीधा कैश, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं, अपना ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज गिवन, बैलेंस शीट में दिया होगा। करंट अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। एट द एंड क्लोज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। एट द एंड क्लोज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पीछे ही बताया कि कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट होगा तो सारा इफेक्ट वहां पे होगा। करंट अकाउंट को क्लोज करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, चलिए, और फिर पार्टनर्स कैपिटल से कैश में जाएगा डिफरेंस। नेक्स्ट अपना पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बट इट इज पेड ऑफ थ्रू अ सेपरेट अकाउंट after payment of all the amounts owed to outsider, that is third party of the firm. However, debit balance of partners loan should be debited to partners capital या फिर current account directly. ओके स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर लायबिलिटी में लिखा हुआ है लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसको हमें सेपरेट अकाउंट में डालना है। और थर्ड पार्टी को पे करने के बाद में मुझे पार्टनर्स लोन को भी पे कर देना है। और अगर बैलेंस लोन टू पार्टनर अगर डेबिट साइड में लिखा, मतलब अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है तो उसको मुझे क्या करना है स्टूडेंट, एसेट साइड में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना, क्रॉस में एग्जैक्टली, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रॉस में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट में लिखा हुआ है तो क्रॉस में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट कैश या फिर बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बैंक appearing in the balance sheet asset side should be shown on the cash and bank account debit side has to balance brought down. After incorporating all the amounts to cash or bank, the balance to this account must be equal to the amount due to partners. All cash received
in process of dissolution is debited and all payments made by firm are credited to कैश बैंक अकाउंट। सर हमें पता है अगर कुछ पैसा मिला होगा तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है, कुछ पैसा हमने दिया होगा तो कैपिटल कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। और एट द एंड स्टूडेंट हमारा कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। अगर हमारा कैश बैंक अकाउंट टैली होता है तो हमारा सम क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट होगा, नहीं तो कुछ मिस्टेक हुई रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ तक पूरा देख लिया। अभी जनरल एंट्रीज देखनी है स्टूडेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सब कवर कर लिया। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर देख लिए, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने वो भी देख लिए। अब जनरल एंट्री वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।